मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कल के टॉपिक के आगे का पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग तक। अब आगे है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब है कि अकाउंटिंग प्रिपरेशन में हम किन किन स्टेप्स को लेते हैं। तो कल आपको जो अकाउंटिंग के फंक्शंस आपने पढ़े थे 5, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस और कम्युनिकेशन, वही चीज़ों को डिटेल में बताया गया है। फर्स्ट जो हमारा स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना कि वेदर इट इज फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, क्योंकि आपको पता है कल मैंने बताया था कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किए जाते। देन सेकंड जो स्टेप है वो है कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन बुक्स, यानी अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड करना। कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता है वो जर्नल बुक में किया जाता है। सारे ट्रांजैक्शन को हम जर्नल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और जब ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ ज्यादा हो जाते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, तब हम हेल्पिंग बुक्स को यूज करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या सब्सिडरी बुक्स। कौन कौन सी है? कैश बुक कैश ट्रांजैक्शन के लिए, परचेज बुक क्रेडिट परचेज के लिए मतलब उधार परचेज के लिए, सेल बुक क्रेडिट सेल के लिए मतलब उधार सेल के लिए, परचेज रिटर्न बुक अगर हमने गुड्स परचेज किया है उसे वापस कर रहे हैं तो उसके लिए, सेल्स रिटर्न बुक सेल किया हुआ गुड्स अगर वापस हमको रिटर्न मिल रहा है तो उसके लिए, और जनरल प्रॉपर यानी जो ट्रांजेक्शन बच गए इनके अलावा वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब हमारा जो सेकंड थर्ड स्टेप है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि नेचर के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन को अलग अलग अकाउंट्स में सेपरेट में रिकॉर्ड करना। परचेज का परचेज की बुक में, सेल का सेल की बुक में, पेमेंट का पेमेंट की बुक में, रिसीविंग का रिसीविंग की बुक में। और जो सेपरेट हम अकाउंट या बुक मेंटेन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लेजर कहते हैं। तो ये चीज हमारी क्लासिफिकेशन होती है। नेक्स्ट है समराइजिंग। समराइजिंग के मैंने आपको ये 3 स्टेप कल भी बताए थे, ये 3 स्टेप। और ट्रेडिंग बैलेंस, ट्रायल बैलेंस सॉरी, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस हमें पर्टिकुलर लेजर का बैलेंस बताता है कि किससे कितना अमाउंट रिसीव होना बाकी है, किसको कितना पेमेंट करना बाकी है, किसको कितना हमने एक्सपेंस पे कर चुके हैं, कितना अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है। जबकि ट्रेडिंग और P&L अकाउंट हमें हमारे प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन बताते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ या हमें कितना लॉस हुआ। और बैलेंस शीट हमारे बताती है कि हमारे ऊपर अभी कितनी लाइबिलिटी मतलब अभी कितना अमाउंट पे करना बाकी है, कितने हमारे पास प्रॉपर्टी है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब नेक्स्ट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। मैनेजमेंट को कई सारे डिसीजन लेने होते हैं, कल मैंने आपको बताया था। तो अब तक हमको जो इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई उस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम एनालिसिस करते हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को। मींस हम फाइनेंशियली स्ट्रांग है या फाइनेंशियली वीक है, और इंटरप्रेट करते हैं कि फ्यूचर की प्लानिंग हमें क्या करनी होगी, और वो हम करते हैं उससे ऊपर जो भी हमने स्टेप लिए उनसे कलेक्ट हुई इंफॉर्मेशन से। अब कल मैंने आपको बताया था कि हमारे बिजनेस में कई सारे यूजर्स होते हैं जो हमारी अलग अलग रीजन की वजह से हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। शेयर होल्डर, कस्टमर, गवर्नमेंट, सप्लायर, डिवेंचर होल्डर, ये सब लोग। तो उन लोगों को जो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई जिसको हमने एनालाइज किया अब तक के स्टेप्स में, उसको उन्हें कम्युनिकेट करना ताकि वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस को ले सकें। ये कम्युनिकेटिंग और समराइज्ड डेटा होता है यूजर्स का। अब अगला जो स्टेप है अगर देखें तो चार्ट के थ्रू की अकाउंटिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रिकॉर्डिंग है, जो अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं जो मैंने आपको ऊपर बताई। फिर उसको हम क्लासिफाई करते हैं लेजर में, सेपरेट लेजर बुक में। और फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद हम समराइज करते हैं उसको ट्रेडिंग P&L अकाउंट में, एनालाइज करते हैं और लास्ट में उसको यूजर्स को कम्युनिकेट कर देते हैं। तो यानी इस चार्ट के थ्रू भी हम इसको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग के कितने ब्रांच होते हैं, क्योंकि कई सारे टाइप की अकाउंटिंग की जाती है घरों में, बिजनेस में, NPO वगैरह वगैरह में, चैरिटेबल ट्रस्ट में। तो हर टाइप की अकाउंटिंग के अलग अलग स्टेप्स होते हैं, तो उनके लिए आपको ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग होती हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। मोस्टली 5 टाइप की ब्रांचेस होती हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो पहला है जो ट्रांजैक्शन है या पहली जो हमारी अकाउंटिंग है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हम इस बुक में पढ़ेंगे भी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मींस उन ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग करना जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, यानी जो मॉनेटरी टर्म में होते हैं, यानी परचेज, सेल, पेमेंट, रिसीव और
एक्सपेंसेस, इनकम, इन सब ट्रांजैक्शन की जो अकाउंटिंग की जाती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है। मोस्टली अकाउंटिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। इसके अलावा रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है, क्लासिफाइंग और समराइजिंग ये भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही आता है। इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग को करने का मेन मोटिव होता है कि बिजनेस से हमें कितना प्रॉफिट या लॉस अर्न हुआ इसकी कैलकुलेशन को करना। अब सेकंड जो स्टेप है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट क्या होती है? द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज, यानी किसी भी गुड्स या सर्विसेज को टोटल प्रोड्यूस करने में हमने कितना एक्सपेंस किया, कितना खर्चा किया, वो टोटल एक्सपेंस हमारी कॉस्ट होती है। कॉस्ट आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि विदाउट कॉस्ट ना तो हम सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकते हैं, ना ही अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि हमने एक पेन पर 10 रुपीज में सेल किया, तो मैं ये पता नहीं कर सकता कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ जब तक मुझे उस पेन की कॉस्ट पता नहीं होगी। सेम, अब मैं ये कहूँ कि मैं एक पेन, मेरे पास एक पेन है, मैं उसे कितने में बेचूं कि मुझे 3 रुपए का प्रॉफिट हो, ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि मुझे वो पेन है कितने का ये पता नहीं होगा। तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग करने का मेन मोटिव होता है कि अपने प्रोडक्शन या अपने प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना, ताकि हम अपनी सेलिंग प्राइस या प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट कर सकें। अब अगला होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट के लोग करते हैं। मैनेजमेंट को फ्यूचर के लिए या प्लान बनाने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं कि हमें नेक्स्ट ईयर कितनी परचेज करनी होगी, नेक्स्ट ईयर हमें कितना सेल करना होगा। इन सब चीज़ों को, फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के लिए हमें फिलहाल कुछ इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, क्योंकि ये प्लानिंग की आज की इंफॉर्मेशन के बेस पे ही जाती है। अगर इस साल हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 1 लाख हुआ, तो मे भी हो सकता है कि अगले साल हमारा एक्सपेंडिचर 1,10,000 हो जाए। लेकिन हम फ्यूचर का एक्सपेंस का प्लान तभी कर पाएंगे जब हमको इस करंट ईयर के एक्सपेंसेस की रियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी। तो मैनेजमेंट अपने प्लान बनाने के लिए या फ्यूचरिस्टिक पॉलिसीज बनाने के लिए जो कैलकुलेशन करता है, अकाउंटिंग करता है, उसे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। इसमें बजट बनाना, एक्सपेंस बजट बनाना, फंड अकाउंटिंग करना, कैश अकाउंटिंग करना, कैश फ्लो बनाना, ये सब चीजें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आती हैं। हालांकि ये आप फर्दर स्टडी में पढ़ेंगे कि कैश फ्लो, फंड फ्लो ये क्या होते हैं, आगे आएंगे आपके सिलेबस में। अगला है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या होती है? टैक्स आप जानते हैं कि अपनी इनकम में से एक पर्टिकुलर पार्ट जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं वो टैक्स कहलाता है, यानी द पार्ट ऑफ आवर इनकम विच वी पे टू गवर्नमेंट इज कॉल्ड टैक्स। तो हमें हमारी इनकम पे हमने कितना टैक्स कैलकुलेट किया, कितना हमारी टैक्स लायबिलिटी बनी, ये कैलकुलेट करने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है वो टैक्स अकाउंटिंग कहलाती है। हालांकि इसमें कई सारी चीजें आपको दे रखी हैं कि एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, सेल टैक्स, ये सब चीजें निकालने के लिए आजकल जीएसटी एप्लीकेबल है, जीएसटी कितना हमको पे करना है अपनी सेल परचेज पर, ये कैलकुलेट करने के लिए जो हम कैलकुलेशन या अकाउंटिंग करते हैं वो टैक्स अकाउंटिंग होती है। अब है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देखिए, मोस्टली जो बिजनेस किया जाता है वो सोसाइटी के से मिलने वाली रिसोर्सेज से ही किया जाता है। कस्टमर हमें सोसाइटी से मिलता है, मटेरियल हमें सोसाइटी से मिलता है, लेबर हमें सोसाइटी से मिलती है। तो जरूरी है कि हम सोसाइटी के लिए अकॉर्डिंग भी अपने वर्क को कंप्लीट करें। तो इसके लिए हम नॉर्मली हमारी जो सोसाइटी से मिलने वाली चीजें होती हैं वो ये होती हैं जिनके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। पहला है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय यानी वर्कर्स, जिनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता। वर्कर्स तभी अच्छा काम करेंगे जब हम उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज मेंटेन करेंगे, जैसे उनके बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज देना, हाउसिंग या एकोमोडेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तो इन सब चीज़ों पे क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आते हैं एम्प्लॉयज के लिए। नेक्स्ट, कंज्यूमर। कंज्यूमर हमारी बिजनेस का सबसे बड़ा सोर्स होता है इनकम का, क्योंकि जब तक कंज्यूमर नहीं होगा हमारी बिजनेस रन नहीं कर पाएगा। तो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना हमारी सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कंज्यूमर सेटिस्फाई कैसे होगा? गुड क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करके, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। तो कितनी प्राइस पे हम उसे सेल करें, कैसी क्वालिटी का गुड्स प्रोवाइड करें, ये कैलकुलेशन भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आती है। अगला है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो हमारी कंपनी के शेयर परचेज करते हैं। मतलब आप शेयर, वर्ड आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट गिर गया, उड़ गया है, या फिर शेयर के प्राइस कम हो गई। तो जो लोग शेयर परचेज करते हैं हमारी कंपनी के, शेयर क्या होते हैं डिटेल में आपको आगे बताएंगे। शेयर जो परचेज करते हैं लोग, वो शेयर होल्डर्स होते हैं। कोई भी हमारी कंपनी के शेयर क्यों परचेज करेगा? क्योंकि उसे उस खरीदे हुए शेयर पे प्रॉफिट की उम्मीद होगी। तो कितना हमें अमाउंट अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट की फॉर्म में देना है,
कैसे हमें उनके अमाउंट को प्रोटेक्ट करना है, कितनी कैपिटल कहाँ यूटिलाइज करना है, ये कैलकुलेशन भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आती है। इसके अलावा सोसाइटी यानी जहाँ पे हम अपना बिजनेस करते हैं उसको उसके वेलफेयर के लिए भी हमें सोचना चाहिए, सोशल वेलफेयर के लिए, जैसे हॉस्पिटल्स के लिए डोनेशन देना, चैरिटी करना, पॉल्यूशन कंट्रोल मेथड्स को यूज करना ताकि पॉल्यूशन वगैरह ना हो, ट्री प्लांटेशन करना जिससे कि ग्रीनरी वगैरह क्लियरिटी वगैरह सब मेंटेन रहे, ये भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का पार्ट है। और लास्ट है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स मीन्स लेबर। वर्कर हमारे बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट असेट्स होती है, क्योंकि बिना इसके कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकता, कोई भी प्रोडक्शन वर्क नहीं हो सकता। इसलिए इनके वेलफेयर के लिए इनकी सैलरी कैसे इंक्रीज करनी है, कैसे उनको सेटिस्फाई करना है, या कैसे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, ये सारी चीजों की अकाउंटिंग भी ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में आती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब है वर्ड आपका बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ये तीन वर्ड हैं, लेकिन लोग बाई जनरली इनको तीनों का मतलब एक ही मानते हैं, पर एक्चुअली ये तीनों वर्ड अलग अलग हैं, यानी तीनों का मतलब अलग अलग होता है। सबसे पहले बुक कीपिंग। बुक कीपिंग जो वर्ड बना है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, बुक और कीपिंग। तो इसका मतलब हुआ बुक कीपिंग इज ए आर्ट टू कीप द बिजनेस ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली इन सेट ऑफ बुक्स, यानी अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक फॉर्म में अपने बिजनेस बुक्स में या अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करना, ये बुक कीपिंग कहलाता है। सिस्टमेटिक वे मींस अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। इसके लिए हमें कुछ चीजों का पता होना जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो कि हम केवल वही ट्रांजैक्शन बुक में रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, आप पढ़ चुके हैं ये। इसके अलावा वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे जो मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी जिन ट्रांजैक्शन को हम मनी में मेजर कर सकते हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन यानी जिनको मनी में मेजर नहीं कर सकते, वो रिकॉर्ड नहीं होंगे। और थर्ड है रिकॉर्डिंग करना उनको बुक्स में, कौन सा ट्रांजैक्शन किस बुक में रिकॉर्ड होगा, जैसे परचेज का ट्रांजैक्शन परचेज की बुक में, सेल का ट्रांजैक्शन सेल की बुक में, ये चीजें भी बुक कीपिंग का पार्ट है। और क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्डिंग इनटू लेजर, और सेपरेट जो अकाउंट मेंटेन करते हैं हर ट्रांजैक्शन का, जैसे राम हमारा कस्टमर है उसका अकाउंट अलग होगा, श्याम हमारा वो भी कस्टमर है पर उसका अलग होगा। हम गुड्स एक्स से भी परचेज करते हैं, हम वाई से भी परचेज करते हैं, तो एक्स का अलग और वाई का अलग मेंटेन करना, ये सब लेजर मेंटेन करना। अगर आप डेफिनेशन देखें तो जे आर बाल्टी बॉय की एक डेफिनेशन है जो कंप्लीट डेफिनेशन मानी जाती है कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन सेट ऑफ बुक्स, यानी बुक कीपिंग वो आर्ट है जिसमें हम अपनी बुक्स में सिस्टमेटिकली अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो बुक कीपिंग मीन्स बुक्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। अब देखिए दूसरा वर्ड है अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग एक ब्रॉड टर्म है, जहां पर बुक कीपिंग एंड होती है वहां से हमारी जो अकाउंटिंग है स्टार्ट होती है, यानी बुक कीपिंग के एंड होने के बाद हम अकाउंटिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपने पढ़ा था कि अकाउंटिंग प्रोसेस में आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर रिकॉर्डिंग होती है, फिर क्लासिफिकेशन होता है। ये पहले तीन स्टेप ये बुक कीपिंग का पार्ट होते हैं। अब इसके बाद के जो पार्ट है समराइजेशन, एनालिसिस और कम्युनिकेशन, ये अकाउंटिंग में आते हैं। यानी अगर आप समराइजेशन स्टेप करेंगे तो किसका पार्ट है, वो अकाउंटिंग का पार्ट है। अगर आप एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करेंगे वो अकाउंटिंग का पार्ट है। और उसे अपने अलग अलग यूजर्स तक कम्युनिकेट करेंगे तो वो भी अकाउंटिंग का पार्ट है। मींस अकाउंटिंग इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ बुक कीपिंग, यानी बुक कीपिंग के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो अकाउंटिंग है। और लास्ट जो वर्ड है वो है हमारा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी is the set of rules, regulation and principle on which bookkeeping and accounting is based, यानी वो प्रिंसिपल्स, वो रूल्स एंड रेगुलेशन या वो टर्म्स जो बुक कीपिंग या अकाउंटिंग करने में यूज किए जाते हैं उन्हें हम अकाउंटेंसी कहते हैं। अकाउंटेंसी बहुत वाइड टर्म है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जस्ट इसके एक पार्ट है। अगर हम कहें कि थियोरटिकल नॉलेज अकाउंटेंसी है और प्रैक्टिकल उसे कन्वर्ट करना वो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग है। नीचे डेफिनेशन दे भी रखी है आपको कि अकाउंटिंग रेफर टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी जो हम अकाउंटिंग की प्रोसेस को करते हैं उसकी थियोरटिकल नॉलेज वो चीज अकाउंटेंसी होती है। तो ये बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी की डेफिनेशन है।